रिकंस्ट्रक्शन। सो हमने पढ़ा था कि जो हिटलर है उसकी राइज किस लिए हुई। उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये था कि उस टाइम पे जो जर्मनी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस थे, लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थे, तो लोगों की बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही थी। और उस पूरी बुरी सिचुएशन में हिटलर जो है वो लोगों को एक उम्मीद की किरण की तरह दिखाई दे रहा था। अब इसका मतलब इकोनॉमी उस टाइम पे सही नहीं थी। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने जो लोगों को वादे किए थे कि वो इकोनॉमी को बेटर करेगा, लोगों को जॉब देगा, इस तरीके से जो उसने वादे किए थे अब वो उनको पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। तो उसने किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, वो हम देखेंगे। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hjalmar Sachet, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. अब ये जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक रिकवरी की, अर्थव्यवस्था को वापस से रिकवर करने की, उसको अच्छा करने की, ये जिम्मेदारी हिटलर ने इकोनॉमिस्ट हजाल्मर सैशेट को दी। अब इनका एम क्या था कि ये फुल प्रोडक्शन करेंगे, मतलब मैक्सिमम चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो जर्मनी में होगी और जितनी ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सकता है वो ये करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें जर्मनी में बनाई जा सकती हैं वो ये बनाएंगे। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, और जैसे ही वो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक भी पर्सन जो है वो बेरोजगार नहीं छूटेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इस तरीके का एम जो है वो हजलमर लेके चल रहे थे। और उन्होंने क्या सोचा कि फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल प्रोडक्शन ये हम कैसे लाएंगे, वो हम एक ऐसे प्रोग्राम के थ्रू लाएंगे जो स्टेट फंडेड होगा। स्टेट फंडेड मतलब जिसे कि गवर्नमेंट फंड करेगी, जिस प्रोग्राम में गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाएगी। एंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो स्टेट फंडेड होगा, इसमें गवर्नमेंट पैसा लगाएगी और ये प्रोग्राम वर्क क्रिएट करने के लिए, रोजगार बनाने के लिए स्टार्ट किया जाएगा। सो अभी मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली हजालमर सैशेट का ये एम था कि वो एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाएंगे। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि काम को और ज़्यादा क्रिएट करेगा ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट उसको फंड करेगी। और इससे क्या होगा, इस प्रोग्राम से क्या होगा, फुल प्रोडक्शन होगी, देश में सब कुछ बनेगा और सब लोगों को जॉब भी मिलेगी। This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. अब इस प्रोग्राम के चलते ही जो फेमस जर्मन सुपर हाईवेज है, मतलब जर्मन में जो मस्त एकदम हाईवेज बने हुए हैं जिन्हें सुपर हाईवेज कहा जाता है, वो इसी प्रोग्राम की देन है। क्योंकि इसमें क्या एम किया जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बिजनेसेस डेवलप होंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे आज आप देखते हो हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज, और इस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है। इससे क्या होता है कि अगर अपने देश में इस तरीके से कुछ डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, तो उससे क्या होगा, एक तो डेवलपमेंट होगी, दूसरा इन चीज़ों को बनाने के लिए लोग चाहिए होंगे और हम अपने ही लोगों को फिर जॉब दे पाएंगे, तो जॉब क्रिएशन होती है इस तरीके से। और जर्मनी में हम देखें तो सुपर हाईवेज बने इस प्रोग्राम के चलते, और फेमस वोक्सवैगन जो कार है वो भी इस प्रोग्राम के चलते बनी। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये दो ही चीजें बनी थी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने बनाने की कोशिश की थी इस प्रोग्राम के चलते, बट ये दो काफी फेमस हुई। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर रिक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। अब अगर फॉरेन पॉलिसी के मामले में देखें, मतलब कि दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते जो है वो किस तरीके से बना रहे हो, तो इस मामले में भी जो हिटलर है उसे काफ़ी जल्दी सक्सेस मिल गई। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। 1933 में जो हिटलर हैं उन्होंने लीग ऑफ द नेशंस से अपने आप को बाहर निकाल लिया। रीऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1936। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा जो था राइनलैंड, काफ़ी प्रोडक्टिव हिस्सा था, रिसोर्सफुल हिस्सा था, ये जो हिस्सा है इनसे हड़प लिया गया था, छीन लिया गया था। तो अब 1936 में हिटलर ने अपना ये हिस्सा वापस ले लिया एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और 1938 में क्या किया, हिटलर ने जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया को जोड़ लिया, मतलब जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया को जोड़ लिया कि आओ चलो तुम भी अब हमारा पार्ट हो।
इस तरीके से जोड़ दिया। और क्या कहते हुए जोड़ा कि ये वाला स्लोगन बोला कि वन पीपल, एक ही लोग हैं हम, कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी में सब एक जैसे, हम एक ही लोग हैं, एक तरह के लोग हैं। वन एम्पायर, हमारा जो एम्पायर होगा वो एक ही होगा। उस टाइम पे एम्पायर चल रहे थे, तो एक ही एम्पायर होगा और उस एम्पायर का एक लीडर होगा, कौन? हिटलर। तो इस तरीके से जो स्लोगन है वो बोले गए और ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को मिला लिया गया। He then went on to wrest German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia. उसके बाद हिटलर ने क्या किया? चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा था सडेंटनलैंड, और इस जगह पे जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। तो हिटलर ने क्या किया? इस हिस्से को अपने पास रख लिया, मतलब छीन लिया। रेस्ट मतलब एक तरीके से चेकोस्लोवाकिया से जर्मन ने सडेंटनलैंड छीन लिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री, और पूरे कंट्री में एक तरीके से हड़कंप मच गया। जो चेकोस्लोवाकिया कंट्री है इसमें हड़कंप मच गया। In all of this, he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. अब ये सब हो रहा था, जर्मन जो है वो अलग अलग देशों को अपने में मिला रहा था। ऑस्ट्रिया को उसने अपने में मिलाया, सडेंटनलैंड को इस चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया गया, और वो इस तरीके से बहुत सारे काम जो है कर रहा था। और इन सारे स्टेप्स को, हिटलर के इन सभी कदमों को रोकने वाला कोई नहीं था। इंग्लैंड जैसी कंट्रीज जो है वो चुपचाप ये सब देख रही थी, और चुपचाप देख रही थी इसका मतलब कि इंग्लैंड जो है वो हिटलर को अभी सपोर्ट कर रहा था इन सब में। वो चुपचाप देख रहा था, रोक नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि वो सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो अनस्पोकन सपोर्ट थी इंग्लैंड की हिटलर के इन सभी कामों में अभी तक, विच हैड कंसिडर्ड द वर्सेस वर्डिक्ट टू हार्श। और इंग्लैंड क्यों चुपचाप ये सब देख रहा था, क्यों चुपचाप हिटलर को ये सब करने दे रहा था? क्योंकि इंग्लैंड को ऐसा लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेस हुई है वो बहुत ज़्यादा हार्श थी जर्मनी के ऊपर, और उसके एक तरीके से रिवर्ट में, उसके बदले में जर्मनी तो ये करता ही, उसका ये करना बहुत स्वाभाविक है, तो इसलिए इंग्लैंड जो है वो शांत रहा। These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of the country. और बहुत ही जल्दी जो है वो हिटलर को सक्सेसफुल होते हुए देखा जा सकता था। मतलब कि घर के अंदर जर्मनी में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, हाईवेज वगैरह बन रहे थे, लोगों को जॉब मिल रही थी, प्रोडक्शन हो रही थी, तो इकोनॉमी ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी वो बेटर हो रही है। दूसरा, उसको बाहर भी देखने मिल रहा था कि अलग अलग कंट्रीज को वो अपने में मिला रहा है, उसको सक्सेस दिखाई दे रही थी। उसने अलग अलग हिस्सों को अपनी कंट्रोल में ले लिया, ऑस्ट्रिया को उसने अपने में मिला लिया, तो उसको अंदर और बाहर, मतलब कि अपने देश के अंदर और देश के बाहर उसको सक्सेस दिखाई दे रही थी। और इससे ऐसा लग रहा था कि जो देश के साथ हुआ है, या देश जो बहुत ही बुरी हालत में जा चुका था, अब वो बदलता हुआ नजर आ रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि जो जर्मनी है उसकी किस्मत बदलने वाली है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, बट हिटलर जो है वो यहाँ पे नहीं रुका। Sachet had advised Hitler against investing hugely on rearmament as the state still ran on deficit financing. अब जो सैशेट था, जो कि जिसको कि इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी, तो उन्होंने हिटलर को वार्न किया था, एक तरीके से ये एडवाइस की थी कि आप एक साथ इतना ज़्यादा पैसा हथियार वगैरह पे मत खर्च करो। क्योंकि अब जो हिटलर है वो क्या कर रहा था, वो अलग अलग जगहों पे अगर वो छीन रहा है, किसी देश से कोई हिस्सा छीन रहा है, तो वो ऐसे ही तो जाके छीनेगा नहीं, उसके लिए उसको आर्मी लगेगी। तो जो हिटलर है वो पूरे लड़ाई के मूड में था, उसको बस झगड़ा नजर आ रहा था, और इस चीज को करने के लिए वो क्या कर रहा था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था। रीआर्मामेंट मतलब और बेटर तरीके के वेपन्स जो हैं वो लाना। आप जो आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें और ज़्यादा वेपनाइज कर रहे हो, उन्हें और ज़्यादा डेवलप्ड जो मशीनरीज हैं या जो गन्स वगैरह हैं वो सब आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब रीआर्मामेंट करने में पैसा लगता है, और पैसा जर्मनी के पास इतना था नहीं, ये लोग लोन ले लेके ये सारा काम कर रहे थे। तो शैशिट ने बोला था कि आप एक साथ इतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो रीआर्मामेंट पे, क्योंकि अभी भी हमारा जो देश है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग पे चल रहा है, अभी भी हमारा देश जो है वो घाटे में है, उधार ले लेके हम लोग काम कर रहे हैं। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. बट जो कॉशियस लोग थे, जो थोड़ा संभल के चलते थे, जो थोड़ा देख के चलते थे, ऐसे लोगों की नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं थी। तो सैशेट हैड टू लीव, और इसीलिए जो सैशेट है उन्हें जर्मनी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि हिटलर को लग रहा था कि यार क्या तो सिखा रहा है मेरे को। तो इसलिए सैशेट की बात जो है वो हिटलर नहीं सुन रहा था, और उसको जर्मनी छोड़ के जाना पड़ा।
हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब धीरे धीरे क्या दिखाई दे रहा था कि देश में वापस से इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। धीरे धीरे करके मतलब बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी बेटर नजर आने लगी थी, बट क्योंकि हिटलर जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा था रीआर्मामेंट वगैरह पे, लड़ाइयाँ वो लड़ रहा था, और अभी भी मतलब क्योंकि वो दूसरे देशों पे हमला कर रहा है, उनकी जगहें छीन रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो पैसा उसमें लग रहा था। तो दिखाई दे रहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का जो रास्ता है वो हिटलर को नजर आया एज वॉर। उसको ये लगा कि जो आने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बस एक ही तरीके से बचा जा सकता है, जो कि है लड़ाई। सो द रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, मतलब रिसोर्सेज की कमी होने वाली है। तो हिटलर को ये लगा कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा या इस इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना होगा, इकट्ठा करना होगा। और रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा होंगे, जब हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे। अभी जर्मनी मान लो ये है और उसके आसपास के देश हैं ये, तो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए जर्मनी क्या करेगा, इन आसपास के देशों के हिस्से को हड़पने की कोशिश करेगा, और इससे क्या होगा, लड़ाई होगी। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन जो पोलैंड है उसका पड़ोसी देश, उसमें इन्वेड कर दिया, उसमें वो घुस गया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब जब जो फ्रांस एंड इंग्लैंड है उन्होंने देखा कि जर्मनी इस तरीके से पोलैंड में घुस गया है, उसकी टेरिटरीज को हड़पना चाहता है, तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस एंड इंग्लैंड जो है वो भी लड़ाई में घुस गए। वो जर्मनी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने लग गए, वो पोलैंड का साथ देने लग गए। In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy, and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. अब 1940 में क्या हुआ, एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट जो है वो साइन किया गया। ट्राईपार्टाइट मतलब ये तीन देशों के बीच में हुआ था। कौन कौन से देश, जर्मनी, इटली एंड जापान। इन तीन देशों के बीच में ये पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। एक तरीके से इन लोगों ने ये एग्री किए थे ये लोग कि हाँ हम तीनों एक दूसरे का साथ देंगे इस लड़ाई में। सो स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम। अब हिटलर जो है वो ये चाहता था कि वो वर्ल्ड पावर बनेगा, वो पूरे यूरोप पे जर्मनी का राज चाहता था, वो चाहता था कि पूरे यूरोप को वो कंट्रोल करे। सो हिटलर का ये जो एम था, ये जो क्लेम था कि वो इंटरनेशनल पावर बनेगा, उसको और ज्यादा सपोर्ट मिली इस ट्राईपार्टाइट पैक्ट से। Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. अब यूरोप के काफ़ी सारे देशों में क्या किया गया कि ऐसे गवर्नमेंट्स को बिठा दिया गया, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट में ला दिया गया जो कि नाजी जर्मनी के सपोर्टर्स थे। इससे क्या होगा, पूरे यूरोप में अब एक तरीके से काफ़ी बड़े हिस्से पे नाजीज को सपोर्ट मिल रही थी। बाय द एंड ऑफ 1914 हिटलर वॉज एट पिनाकल ऑफ हिज पावर। और 1940 तक आते आते हिटलर जो है वो अपनी पावर की ऊंचाइयों पे था, मतलब वो पीक पे था, एकदम सबसे ज्यादा पावर अभी उसको मिल चुकी थी। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर धीरे धीरे करके अब उसके जो लॉन्ग टर्म एम थे, जो उसके गोल थे, उनको वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसका एम था कि वो ईस्टर्न यूरोप को जो है अपने कब्जे में करेगा। He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. अब वो जर्मन्स के लिए ये इंश्योर करना चाहता था कि जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, लोगों के पास खाने की सप्लाईज होती रहें, लोगों को रहने की जगह मिलती रहे। वो ये सब चीज़ें इंश्योर करना चाहता था। He attacked the Soviet Union in June 1914. अब जून 1941 में जो जर्मनी है, जो हिटलर है, उसने सोवियत यूनियन मतलब रशिया पे एक तरीके से हमला कर दिया। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. अब जैसे ही हिटलर ने सोवियत यूनियन पे हमला किया तो उसने एक तरीके से अपने आप को वेस्टर्न फ्रंट पे, मतलब मान लो ये जर्मनी है, जर्मनी के वेस्ट में, उसके यहाँ पे वेस्ट में कौन था, यहाँ पे ब्रिटेन था। तो अब ब्रिटेन की जो एरियल बॉम्बिंग हो रही थी, मतलब हवा के थ्रू जो उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा होने लगी थी, उसका खतरा था जर्मनी के ऊपर। और ईस्टर्न तरफ में अब सोवियत जो पावर है, सोवियत आर्मीज जो हैं, उनका खतरा था। तो दोनों तरफ से जर्मनी ने अपने आप को घेर चुका था। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. अब हुआ क्या कि जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन में घुसपैठ कर दी, इन्वेड कर दिया, उस पर हमला किया,
तो जो सोवियत यूनियन है उसने भी बदले की कार्रवाई की, उसने भी बदले में हमला किया और इस बार स्टैलिनग्राड पे, ये जो जगह है स्टैलिनग्राड, इस पे जो जर्मन है वो हार गया था और बहुत ही बुरी हार जर्मनी को देखने मिली थी। After this, Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. और इस हार के बाद, इस डिफीट के बाद, जो सोवियत रेड आर्मी के सोल्जर्स हैं उन्होंने जर्मन सोल्जर्स को तब तक दौड़ाया, तब तक एक तरीके से उनका पीछा किया जब तक कि ये जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो बर्लिन के एकदम बीचों बीच ना पहुंच गए। Establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. और इसके बाद मतलब कि जब जो सोवियत रेड आर्मी है वो इस तरीके से जर्मन सोल्जर्स को पीछे की तरफ ढकेल रही थी, तो उस पे क्या हुआ, उसके बाद सोवियत जो हेजेमनी है हमें वो देखने मिली। मतलब कि काफी लंबे टाइम तक, लगभग 50 सालों तक, हाफ सेंचुरी तक, जो सोवियत यूनियन है, जो रशिया है, उसने ईस्टर्न यूरोपियन पे, जो यूरोपियन जगहें हैं यूरोप की ईस्टर्न तरफ, उन पे इसने काफी दिनों तक कब्जा रखा, काफी सालों तक। मीनवाइल द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। अब इस टाइम तक क्या था कि यूएसए जो है वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, उसने अपने आप को रोका हुआ था वॉर में एंटर करने से। It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए घुसा था तो उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने मिली थी, बहुत सारे रिसोर्सेज जाते हैं लड़ाई में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वापस से यूएसए नहीं देखना चाहता था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। बट ज़्यादा देर तक जो यूएसए है वो वॉर से दूर नहीं रह सका। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। अब जापान जो है वो यहाँ ईस्ट में अपनी पावर को और ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. तो जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना जो है उस पर ऑक्यूपेशन कर ली थी। फ्रेंच इंडो चाइना जो है वो मेन 3 इन कंट्रीज को कहा जाता है, वियतनाम, लाओस, ये लाओस हो गया, वियतनाम एंड कंबोडिया, इन 3 देशों को मिला के फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता है। तो जापान जो है वो इन देशों को ऑक्यूपाई कर चुका था और इसके बाद जो जापान है वो पैसिफिक में जो यूएस के नेवल बेसिस हैं, मतलब यहाँ पे ये पूरा पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे वो यूएसए के नेवल बेसिस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. अब जब जापान जो है वो जर्मनी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस सपोर्ट में उसने क्या किया, उसने यूएसए का पर्ल हार्बर पे एक बेस था, नेवल बेस था, उस पर उसने हमला कर दिया। सो यूएसए एंड जापान के बीच में पैसिफिक ओशन में हवाइन आइलैंड्स हैं और वहाँ पे पर्ल हार्बर है, तो उस पे जो जापान है उसने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी थी। इससे क्या हुआ, अब क्योंकि यूएसए के बेस पे किसी ने बॉम्बार्डमेंट की है तो उससे क्या होगा, यूएसए पे फर्क पड़ेगा और यूएसए जो है इसकी वजह से वॉर में एंटर कर गया। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. और जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो 1945 में ख़त्म हुई, जिसमें कि जर्मनी हार गया और इसमें यूएसए ने जो है वो जापान के हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब जो है वो गिरा दिया था और इन सभी चीज़ों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुई। मतलब जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हारा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हारा, और मेनली जो हारा है वो यूएसए की एंट्री की वजह से हारा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा था कि जो जर्मनी है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा था, बट जैसे ही यूएसए ने एंटर किया उससे जर्मनी को जो है हार का सामना करना पड़ा। और इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूएसए की एंट्री के बाद जो एलाइड पावर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो गई और इसका नतीजा जो है ये देखने मिला कि हिटलर जो है वो हार गया और हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिरा दिया गया। From this brief account of what happened in Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. अब हमने चैप्टर की शुरू में हेलमट की स्टोरी जो है वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हेलमट जो है वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन लेता है, जिसमें उसके पेरेंट्स बहुत ही धीमी सी आवाज़ में ये डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके फादर ये कह रहे होते हैं कि क्या हम पूरी फैमिली को सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर मैं खुद मर जाऊँ। और बाद में हमने देखा भी था कि उसके जो फादर हैं वो सुसाइड कर लेते हैं और इस सब चीज़ से हेलमट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा होता है। अब हमने सवाल उठाया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो हेलमट और उसकी जो मदर हैं वो इस तरीके की डिस्कशन कर रहे थे।
क्यों जो हेलमट के फादर हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलाइड पावर्स अब वो सब करेंगे जो उन्होंने बाकी लोगों के साथ किया है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन से ये देखेंगे कि जर्मनी ने बाकी लोगों के साथ क्या किया। वो हमने अभी बीच में भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट जो लोग थे, कम्युनिस्ट आइडिया के जो लोग थे, उन लोगों के खिलाफ जो जर्मनी है, जो हिटलर है, उसने किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाई थी। वैसे ही 52 ऐसे कम्युनिटीज़ थी, 52 ऐसे लोग तरह के लोग थे, 52 तरह के ऐसे लोग थे जिसके खिलाफ नाज़ी जो जर्मनी है, जिसके खिलाफ हिटलर ने बहुत ही ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाई थी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो क्रिमिनैलिटी है वो हिटलर ने दिखाई थी, और ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे।